नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें। सत्य हिंदी की ईमानदार पत्रकारिता जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही सत्य हिंदी को लाभ भी होगा और साथ ही साथ अच्छी पत्रकारिता लोगों तक भी पहुंचेगी और उनको जानकारी भी मिलेगी। आज हम बातचीत दरअसल करना चाहते हैं एक बार फिर से अडानी प्रकरण को लेकर। जैसा कि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अडानी की जांच पड़ताल की जा रही है। अमेरिका की एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है और उनके ऊपर यह आरोप है कि भारत के कई राज्यों के अधिकारियों को सौर ऊर्जा के अनुबंध के लिए के संदर्भ में करीब 2000 करोड़ की घूस देने की पेशकश की थी या घूस दी थी। घूस की पेशकश या घूस दी, और इसका असर अमेरिकन इन्वेस्टर्स पर भी पड़ा है। और यह भी आरोप लगा है कि दरअसल अमेरिकन इन्वेस्टर्स को गुमराह करके, झूठ बोल के या मिसलीड करके उनसे इन्वेस्टमेंट लिया गया है। अब इस खबर के आने के बाद से देश की राजनीति में तो तहलका मचा ही। भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। खुद अंबानी से, माफ करेगा, अडानी से जुड़े हुए कंपनियों के शेयर में 20% की गिरावट देखने को मिली और यह कहा जा रहा तकरीबन 2 लाख करोड़ की जो नोशनल मनी है वो उड़ गई। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ है, जिन्होंने बड़ी मात्रा में अडानी के शेयर्स लिए थे। जब वो शेयर नीचे गया तो नुकसान उनको बड़ी मात्रा में हुआ। इसी के साथ साथ एक और बड़ा सवाल है कि अडानी जैसा दुनिया में प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर अगर इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। वो तमाम लोग जो भारत की कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और सिर्फ अडानी की कंपनियों को लेकर नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों की साख पर भी सवाल खड़ा होगा। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसको कैसे नुकसान पहुंचाएगा या उस पर क्या असर पड़ेगा, ये हम जानेंगे राजेश महापात्रा से, जो पीटीआई के पूर्व संपादक रह चुके हैं, साथ ही साथ उड़ीसा डायलॉग के डायरेक्टर भी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अडानी का पूरा प्रकरण है उसको आप किस नजर से देखते हैं और कैसे ये भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये अडानी आज के डेट पर भारत के एक सबसे बड़ी कंपनी के तहत उभर चुकी है। और अगर ऐसे कंपनी जो कि करीब करीब हर क्षेत्र में है, आप पोर्ट्स में कह लीजिए, एयरपोर्ट्स में कह लीजिए, सीमेंट प्रोडक्शन में कह लीजिए, माइनिंग में कह लीजिए, पावर सेक्टर में कह लीजिए, लगभग वैसे सारे सेक्टर्स जो कि एक हमारे अर्थव्यवस्था का नींव कह लीजिए बनाते हैं, वो सारे सेक्टर में इनकी अब प्रेजेंस बन चुकी है और अच्छी खासी प्रेजेंस बन चुकी है। आज जब हम बात कर रहे हैं, इनके करोड़ों की पैमाने पे अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो जब ये इस तरह से एक बड़ा एलिगेशन आता है और इस तरह से आता है कि ये नहीं कि 2-4 जगह कुछ एक एलिगेशन हुआ और वो दब जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जिन्होंने ये लगाया था आरोप कि अडानी के ग्रुप स्टॉक्स को मैनिपुलेट, स्टॉक मार्केट में उनका वैल्यूएशन को मैनिपुलेट किया गया था। तो उस समय भी हमें देखने को मिला था, काफी हलबली मची थी, अडानी ग्रुप स्टॉक्स के काफी गिरावट हुए थे। लेकिन वो मामला थोड़े दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि अडानी ग्रुप वहां से निकल के आ गया था, क्योंकि
एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से इस मामले का छानबीन होना चाहिए था, खास करके सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी, उन्होंने खास करके उस तरह से किया नहीं। जब मामला कोर्ट में भी गया तो कोर्ट भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया था। तो कई कारण थे जिसके चलते, और सब कोई जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर गौतम अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने में कहां तक कार्रवाई हो सकती है, उसमें क्यों नहीं हो सकती है, ये सब लोग जानते हैं, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन अब की बारी जो हुआ है वो अलग है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जो कि हमारा जैसे सेबी है, उनका उस तरह से एसईसी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इन दोनों ने अडानी के खिलाफ ये आरोप लाए हैं। और ये आरोप के लिए उन्होंने अच्छे खासे ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं जहां पर अलग अलग कम्युनिकेशंस की जिक्र की गई है कि किस तरह से अडानी और इसके जो पार्टनर है एज्योर पावर, सोलर पावर बेचने के लिए अलग अलग राज्य सरकार में जो अधिकारी थे, या हो सकता है जो शासक दल हैं, उनमें लोगों को प्रलोभन दिए हैं और कई जगह रिश्वत भी दिए हैं। ये आरोप इन्होंने लाया, और ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि अमेरिकन लॉ के हिसाब से लोग, हमारे दर्शक लोग सोच रहे होंगे कि ये अमेरिका क्यों ये आरोप लाया है और ये अमेरिका क्यों ये अरेस्ट वारंट दिया। वो इसलिए कि जो अडानी के इस धंधे में जो पार्टनर है एज्योर पावर करके, AZURE, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और अमेरिका का जो कानून है, उस कानून के हिसाब से अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी, वो अगर विदेश में कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो वो उनका जो शेयर होल्डर्स है, अमेरिकन शेयर होल्डर्स जो है, उनको खतरे में डालते हैं। इसीलिए अमेरिका की जो अथॉरिटी है वो उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, और इसी तहत ये हुआ है। तो ये मामला हिंडनबर्ग से कई ज्यादा सीरियस है, और ये मामला दबेगी नहीं। और दूसरा ये है कि क्योंकि भारत जो है कई सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रीटी का पार्ट है, और हमारा अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो कल को जब ये तदंत आगे बढ़ेगा, एसीसी इसको आगे ले जाएगा, तो एसीसी सेबी का मदद मांगेगा और सेबी को मदद देना पड़ेगा। उस तरह से अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या कोई फेडरल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने वहां शुरू किए और हिंदुस्तान को बोलेंगे कि हमें इसमें आप सहायता दीजिए, तो हमारे भारत में जो एजेंसी है उनको सहायता करना पड़ेगा। अब कहां किस हद तक करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये मामला सीरियस है। लेकिन इससे जो सबसे आपका सवाल जो था, ये मैं पृष्ठभूमि थोड़ा देना चाह रहा था ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए क्या हो रहा है। सबसे बड़ा चीज जो है, भारत के छवि को राजेश, जो भारत की छवि का प्रश्न है उस पर 1 मिनट बाद में आते हैं, क्योंकि जब आपने इतनी बड़ी भूमिका बांध दी है और इतना अच्छे तरीके से पृष्ठभूमि को एक्सप्लेन किया है, तो हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि दरअसल क्या इस मामले में गौतम अडानी, उनके भतीजे गिरफ्तार भी हो सकते हैं, और अगर गिरफ्तार हो सकते हैं तो क्या कैसे हो सकते हैं वो? नहीं, वो तो वारंट तो अमेरिका में है, ये अमेरिका नहीं जा सकते हैं। अब अमेरिका में अगर ये पहुंचे तो आज गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका की अथॉरिटी वो किस तरह को भारत सरकार के साथ इसको लेना चाहती है, उसके ऊपर वो तय करेगा कि यहाँ पे उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे विपक्ष से तो कल से डिमांड आना शुरू हो गया कि गौतम अडानी को अरेस्ट किया जाए। देखिए, अभी तक भारत का जो रिस्पॉन्स रहा है, सेबी ने तो अभी तक कहा कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो अभी आने वाले समय में अमेरिका के जो प्रशासन है वो किस तरह से इस मामले को आगे ले जाना चाहेगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन फिलहाल जो हो गया है, इससे कुछ चीजें तय है। वो ये है कि भारत की छवि खराब हुई है, और इससे ना केवल अडानी को अभी पब्लिक मार्केट्स में जाके पूंजी उठाने में मुश्किल होगी, वो उठा ही नहीं सकते अभी, लेकिन जो भारतीय कंपनियां जो विश्व बाजार में जाकर पूंजी उठाते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कैपिटल
कम रेट पे वो उठा पाते हैं। हाँ, अब उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगे, या तो वो पूंजी जो है वो महंगा हो जाएगा भारतीय कंपनियों के लिए। दूसरी तरफ भारत में जो विदेशी निवेशक आना चाहता है वो थोड़ा सोचने लग जाएगा कि भाई क्योंकि जो निवेशक आते हैं यहाँ पे वो देखना चाहते हैं सिस्टम कैसे चलता है। जब उनको ये देखने को मिलता है कि भाई इतना बड़ा एक आरोप एक कंपनी के ऊपर आता है और वहां का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर कुछ नहीं करता है, वहां के जो एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, वो कुछ नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा उन्हें रिलेक्टेंस हो जाता है। वो सोचते हैं कि कल को अगर हमारी कोई केस हो जाए तो हमारे को कौन सा इंस्टीट्यूशन वहां बचाएगा। इसीलिए जो बाहर के निवेशक जो है उनके मन में भी कुछ प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। तो एक तरह से भारत का जो छवि, भारत में जो निवेश, ये कुछ ना कुछ हद तक इफेक्ट होगा। दूसरा जो है, जैसे मैंने कहा, अडानी ग्रुप जो है हर क्षेत्र में मौजूद है। पोर्ट्स, राजेश, रोड, माफ करेगा, आपको बीच में टोक रहा हूं। आपने जहां तक बात को लेकर आए कि भारत में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, अब उनके मन में एक संकोच पैदा हो जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पैसा लगाया और कल कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो क्या क्या चीजें, अगर इस तरीके के आरोप किसी कंपनी के ऊपर लगते हैं तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए भारत के रेगुलेटर्स को? सेबी को क्या एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या एक्शन लेना चाहिए, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको क्या एक्शन लेना चाहिए था? देखिए, निश्चित रूप से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है, उन्हें तो अपना इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं अमेरिका से। ये तो सुओ मोटो इनको शुरू कर देना चाहिए। मतलब ये कमाल की स्टेटमेंट है कि हम नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा इल्जाम लगा है, सारे अखबार में हेडलाइंस बन चुका है, और ये कोई मामूली किस्सा नहीं है। आपको सुओ मोटो आपको अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे जो क्योंकि वहां आरोप है कि भाई अमेरिकन इन्वेस्टर का पैसा को ब्राइब देने में इस्तेमाल किया गया है, ये आरोप है। तो भाई हमारे जो एजेंसीज है जो मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, जो करप्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, निश्चित रूप से उन एजेंसी के द्वारा भी तदंत शुरू हो जाना चाहिए। तीसरा, फिनांस मिनिस्ट्री को इस चीज का निश्चित रूप से ये ध्यान में लेना चाहिए और इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए। हर एक अंग जो भी जुड़ा हुआ है इन आरोपों के, अलग अलग तरह के जो पहलू है, वो सारे एजेंसीज को एक तरह से तदंत शुरू कर देना चाहिए। ये होना चाहिए। अब क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आप नहीं अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी रेस्टोर नहीं होगी। जितना आप इन चीजों को अनदेखा करेंगे और नजरअंदाज अगर हो जाएंगे, तो जो आप कह रहे थे संकोच, केवल संकोच विदेशी निवेशकों के बीच में नहीं, यहां पर भी लोग सोचेंगे कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर जो फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी पूंजी निवेश है, उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है, और भारत की अर्थव्यवस्था आगे तभी बढ़ेगी जब बाहर से पैसा आएगा, और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भारत के अर्थव्यवस्था में ये विश्वास होगा कि वो पैसा लगाएंगे तो उनका पैसा बढ़ेगा भी, और अगर कभी उनके पैसे में कोई दिक्कत हुई, कोई किसी तरीके का कोई अगर झगड़ा हुआ, किसी तरीके का अगर कोई विवाद पैदा हुआ, कोई संकट पैदा हुआ, तो भारत की जो रेगुलेटर एजेंसीज हैं, भारत का जो कानून व्यवस्था है, वो उनकी मदद करेगा। अगर उनको लगेगा कि भारत में एक ऐसी कंपनी है, भारत में एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कुछ भी गलत करती है और यहाँ उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, तो फिर उनका विश्वास भी भारत के अर्थतंत्र में कम होता है। अब सवाल इसी बात को लेकर ये कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा है वो शेयर मार्केट का डूब गया, और उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो ये कैसे हुआ और ये कितना बड़ा नुकसान है, और क्या आने वाले समय में इसकी कोई रिकवरी हो सकती है? देखिए, पिछले 5 सालों में
हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनके संख्या में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2 करोड़ से लगभग 9-10 करोड़ तक चले गए हैं। आप मान लीजिए डबल अकाउंट्स भी हैं, ये सब। कम से कम 5-6 करोड़ लोग तो नए आए ही आए हैं। और जो स्टॉक मार्केट में आता है, और खास करके मिडिल क्लास के लोग बहुत आए हुए हैं। गांव-गांव में भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि भाई यहाँ थोड़ा जल्दी-जल्दी पैसा आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे लोग, बहुत सारे लोग अडानी के स्टॉक्स में पैसा लगाए हैं। और जो कुछ लोग बड़ी पैमाना पे क्षतिग्रस्त हुए जब 2022 में वो कांड हुआ था, और अब उन्हें काफी नुकसान भरना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि इनमें से बहुत सारे लोग अपने पूरे जिंदगी भर की कमाई हुई पैसा आज के डेट पर स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, और बहुत ज्यादा जानकारी इनको नहीं रहता है स्टॉक मार्केट का। बहुत लोग उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। और ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि, आप अगर देखेंगे, जो अच्छे एस्टैब्लिश्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, 2022 के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कई सारे लोग अपना एक्सपोजर अडानी स्टॉक्स को कम कर दिए। लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी है जो कुछ ज्यादा पैसा का रिटर्न का उम्मीद रखकर अभी भी अडानी स्टॉक्स में एक्सपोजर अपना बनाए रखे हुए हैं, और जो निवेशक उसमें पैसा लगाया है उसको घाटा होगा। तो एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स को और आम आदमी को इस तरह से ये अडानी स्कैम से घाटा, नुकसान होने का भय है, और वो हो भी रहा है। दूसरा, एक आप अगर देखें तो अडानी जो है, ये एक ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। लगभग 2.5 लाख करोड़ का लोन ले रखा है ग्रुप। ये सारा अपना प्रोजेक्ट लोन पे ही करता है। एक प्रोजेक्ट लोन पे लेता है, फिर उस प्रोजेक्ट को मोर्टगेज करके दूसरा प्रोजेक्ट के लिए लोन लेता है, और इनको काफी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो आम आदमी का बैंक माना जाता है, लगभग 1/3 अडानी का बैंक लोन में से 1/3 हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने, इनका एक्सपोजर है, लोन एक्सपोजर है अडानी ग्रुप कंपनीज को। तो आप समझ लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आम आदमी का बैंक है, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। कहीं ना कहीं कल को अगर अडानी इस क्राइसिस से निकल नहीं पाए और ऋण अपना वापस नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो घाटा होगा ही, और वो आम आदमियों का बैंक है, तो असर तो आम आदमियों के ऊपर भी पड़ेगा। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। ज्यादातर आम आदमी LIC का पॉलिसी होल्ड करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। LIC ने 36,000 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है अडानी स्टॉक्स में। लगभग 1% उसका पोर्टफोलियो का इसमें लगा हुआ है। आप कह सकते हैं 1% कम है, लेकिन अगर देखेंगे 36,000 करोड़, जैसे आपने कहा, कल जो है अप टू 23% स्टॉक गिर गए। 2 लाख करोड़ मार्केट कैप इनका लॉस हो गया, यानी कि 14.5 लाख करोड़ से 12.5 लाख करोड़ पे आ गया, 15% गिर गया। उस तरह से मान लीजिए, इस तरह से 2-3 गिरावट आएंगे तो ये 36,000 करोड़ जो है वो 15,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी। तो घाटा किसको होता है? घाटा पॉलिसी होल्डर को होता है, क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट से तो जो कमाई होती है, उस कमाई को LIC बांटती है पॉलिसी होल्डर में। अगर यहाँ कमाई कम हो जाएगा तो पॉलिसी होल्डर का भी कमाई कम होगा। तो एक ये है आम आदमी को इम्पैक्ट करने का। लेकिन सबसे आपने दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है वो ये है कि जैसे आपने कहा, क्योंकि इसमें मेरा राज्य भी इन्वॉल्व है, एक और चीज मैं भूल गया आपको बोलना, वो ये है कि तदंत वो सारे राज्य में शुरू हो जाने चाहिए, हाँ, जहां जो राज्यों का जिक्र किया गया है यहां पर। अब देखिए मजे की बात इसमें, उड़ीसा में ये 2021 में ये डील हुई। उस समय नवीन पटनायक का सरकार था, अभी बीजेपी का सरकार है वहां पे। क्या रोक रहा है बीजेपी सरकार को बोलने के लिए कि भाई हम इसका छानबीन करेंगे? हाँ लेकिन वो सरकार भी चुप है वहां पर। आंध्र प्रदेश में आज के डेट पर चंद्रबाबू नायडू का सरकार है। सबसे बड़ा जो ब्राइब दिया गया है वो आंध्र प्रदेश में दिया गया है, क्योंकि वहां 2000 मेगावाट का परचेज एग्रीमेंट था, और वहां पर जगन रेड्डी का सरकार था जो अभी विपक्ष में है।
और जो उस समय विपक्ष में थे वो अभी सरकार में है, चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भी रिएक्शन कुछ खास नहीं हुआ। उस तरह से छत्तीसगढ़ में उस समय कांग्रेस सरकार था, भूपेश बघेल की सरकार था। तो अभी क्या चीज रोक रहा है? अभी बीजेपी का सरकार है कि इसके ऊपर तदंत हो। लेकिन ताजुब की बात यह है कि अभी जो सरकारें इन राज्यों में हैं, ये सारे उस समय विपक्ष में थे बावजूद उसके इन्होंने किसी ने अभी तक कहा नहीं कि तदंत होना चाहिए। तो आप उसी से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एक आदमी और उसका एक बिजनेस ग्रुप का इतना बड़ा प्रभाव है इस देश में कि कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। तो इससे सबसे बड़ा सवाल हमारे जो गणतांत्रिक व्यवस्था है उसके ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। और कहां तक हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनका क्रेडिबिलिटी, उनका सैंक्टिटी, उसके ऊपर सवाल उठता है। और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की छवि केवल बाहर ही नहीं, यहां पर विश्वास पैदा करने में अपने लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बड़े रुकावट पैदा करेगी। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को विस्तार से इतनी जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा कि दरअसल ये सिर्फ अडानी से संबंधित मामला नहीं है, ये लाखों करोड़ों जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका सवाल है, भारत का जो अर्थतंत्र है उसके विश्वास का सवाल है। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जो विदेशी निवेशक हैं वो भी हिचकेंगे भारत में पैसा लगाने के लिए, यानी भारत की जो ग्रोथ स्टोरी जिसको कहा जाता है उस पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अंत में जो बात राजेश ने कही कि भाई उड़ीसा में तो अब बीजेपी की सरकार है, आंध्र प्रदेश में अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार है जिसमें बीजेपी शामिल है, तो अब पुरानी सरकारों के दौरान जो घूस दी गई थी या घूस ली गई थी या पेशकश हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं? सेबी क्यों चुपचाप बैठी हुई है? वो इसलिए क्योंकि अडानी कोई मामूली इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। और इसीलिए शक पैदा होता है कि जो मौजूदा राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं और शायद सबको मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।